डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार दौरे पर अमित शाह। सीमांचल जिला किशनगंज में अमित शाह गरजे। सीमांचल में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। 10 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचे हटेंगे। चुन चुनकर घुसपैठियों को किया जाएगा बाहर। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल। एनसीपी की कमान अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को देने पर बनी सहमति। जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की संभावना। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश में नशीले पदार्थ की बिक्री को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। विधायक अजय चंद्राकर ने लाया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दिया जवाब। हमारी सरकार में कार्रवाई तेज और कठोर हो रही। झारखंड के बेरमो में रफ्तार का कहर। बाइक की टक्कर से सीआईएसएफ जवान की मौत। हादसे में बाइक सवार 2 युवक भी घायल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे बिहार की खबरों से, जहां गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर हैं। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा, घुसपैठियों को हटाना सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प है। सीमांचल में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। 10 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचे हटेंगे। घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही गृह मंत्री ने बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कहा, जिस देश की सीमाएं फेंसिंग से सुरक्षित हैं, वहां निगरानी अपेक्षाकृत आसान होती है, लेकिन खुली सीमा की सुरक्षा चैलेंजिंग होती है। सीमा सुरक्षा को लेकर उन्होंने ये भी कहा, मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ स्थानीय लोगों से बातचीत जरूरी है। इसके साथ ही एसएसबी ऑफिसरों को भी तस्करी, सीमा सुरक्षा समेत अन्य आदेश दिए गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को किशनगंज पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व पल्ली स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में रात्रि विश्राम के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गृह मंत्री मंदिर पहुंचे और देश में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुरोहित कमलेश झा ने बताया कि उन्होंने श्री शाह को पूरे विधि विधान से पूजा कराई, जिसके बाद उन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। पूजा के बाद गृह मंत्री काफी प्रसन्नित नजर आए। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुबोध महेश्वरी ने बताया कि यह मंदिर करीब 80 साल पुराना है और क्षेत्र में इसकी विशेष धार्मिक मान्यता है। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा यह पूजा किए जाने से स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। भागलपुर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। भागलपुर के ईशा कवच थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने 6220 पीस कोडीन युक्त सिरप बरामद किया है। यह कार्रवाई छटपटी पोखर बौंसी पुल के समीप की गई, जहां एक गोदाम में भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिरप रखे जाने की सूचना मिली थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि छत्रपति रोड किनारे स्थित गोदाम से लाल ऑटो के जरिए कोडीन सिरप की सप्लाई की चल रही है। सूचना मिलते ही ईशा कवच थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम में छापा मारा। छापेमारी के दौरान बड़ी खेप बरामद की गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों मंटू कुमार, रवि कुमार और ब्रज बिहारी यादव को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अवैध नशा नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल है। पुलिस का कहना है कि पूरे नेटवर्क की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। भागलपुर के मायागंज स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से एक दुखद खबर सामने आई है। झारखंड के गोड्डा टाउन थाना में एएसआई पद पर तैनात अशोक यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद पुलिस विभाग और उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। मिली जानकारी के अनुसार अशोक यादव मूल रूप से आरा के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि रात में टहलने के दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया, जिससे वे एक मंजिल से नीचे गिर पड़े। गिरने से उनके सिर में गंभीर चोट आई। घटना के बाद उन्हें पहले गोड्डा के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। मायागंज अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज किया, लेकिन सिर में गंभीर चोट के कारण उनकी स्थिति नाजुक बनी रही और तमाम प्रयासों के बावजूद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
इस खबर के मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस महकमे में भी शोक का माहौल है। सहकर्मियों ने अशोक यादव को कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार अधिकारी बताया। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंपने की तैयारी जारी है। अब बात करेंगे झारखंड की खबरों की, जहां झारखंड विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ बजट सत्र के 7वें दिन की कार्रवाई शुरू हुई। इसी बीच सदन परिसर में बजट 2026-27 को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए गए कई आरोप पर सत्ता दल कांग्रेस के विधायक राकेश कश्यप ने एपीएन न्यूज से बातचीत में खुलकर जवाब दिया। तो वहीं उन्होंने भाजपा को खुली चुनौती भी दी। कल बजट पर चर्चा के बीच विपक्ष में सदन का बॉयकॉट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। हमारे बीच इस वक्त कांग्रेस के केंद्रीय विधायक राजेश कच्छप है, उनसे जानेंगे बजट सत्र में जिस तरीके से आज विपक्ष द्वारा कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और ये कहना है कि युवाओं के अगर बात करें तो युवाओं के हित में नहीं लाया गया, ज्यादा से ज्यादा मैया सम्मान योजना पर खर्च किया है सरकार ने और बाकी युवाओं को नजरअंदाज किया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भाजपा किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है, तो इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। मैया सम्मान में मात्र 13,000 करोड़ रुपया है। हमारे वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि 78,000 करोड़ रुपया भी हमारे पास में है और इसमें मैया सम्मान में ये लोग राजनीति खेल खेलने के लिए, गुमराह करने के लिए इस प्रकार। अच्छा, मैया सम्मान का तो विरोध भी कर देना ये लोग, अगर दम है तो विरोध भी कर दे। अच्छा सर, एक सवाल है कि जैसे कि युवाओं के लिए सोचकर विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, हजारीबाग में कुछ लोगों से बातचीत हुई है, आम जनसंपर्क किया गया कुछ लोगों द्वारा, तो ये उनका कहना था कि विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, लेकिन ये जो शैक्षणिक संसाधन होते हैं उसकी कमी की वजह से छात्रों को पढ़ने में असुविधा हो रही है। छात्रवृत्ति को लेकर भी इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं, इसे लेकर ज्यादा जोर नहीं दिया गया सत्र में। ना ना ना, इसमें है, कैसे नहीं है। हम तो रीजनल लैंग्वेज को लेकर के भी आगे बढ़ रहे हैं। आप मतलब लोगों को बरगला रहे हैं। यार, एम्बुलेंस केस में दुर्भाग्यपूर्ण है। उस दिन का मौसम खराब था, ये वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। 19 साल पुराना था, ये भी आपको सामने आ रहा है। तब तो जो आप जो वहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हुए उनके रीजन, उसके बारे तब क्या कहेंगे ये लोग? मतलब इसको मरवा दिया क्या वो लोग? ये भी इसका कह रहे हैं मतलब कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवा खराब इसलिए बाहर आप जाना। एयर एम्बुलेंस की बात कर रही थी। झारखंड में तो हम तो रिम्स 2 की भी बात कर रहे हैं ना। वही सर, ये भाजपा के आरोप की भी बात। हम तो कैंसर अस्पताल, कैंसर इलाज की भी बात कर रहे हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा है? नहीं है। तो सुना आपने विपक्ष के कई मुद्दों पर जो सवाल खड़े हुए हैं, विपक्ष के कई जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर जवाब करारा देते हुए नजर आए कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने सरकार के बचाव में अपनी बात रखी और विपक्ष को करारा जवाब वो देते नजर आए। लेकिन जो बजट की बात उन्होंने की, बजट जो पेश हुई, देखना ये होगा धरातल पर जब ये बजट उतरेगी तो ये राज्य हित में किस तरीके से फायदेमंद साबित होता है, चाहे वो युवाओं की बात हो या फिर बाकी सेक्टर की बात हो। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं नमस्कार। झारखंड विधानसभा में पेश किए गए बजट 2026-27 पर चर्चा के बीच सदन में विपक्ष द्वारा कई खामियां निकाली गई और क्षेत्रीय विधायकों द्वारा सत्ता पक्ष से सवाल भी किया गया। ऐसे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सदन का बहिष्कार करते हुए विपक्ष के कई विधायक कार्यवाही पूरी होने से पहले ही बाहर निकल गए। इसी बीच पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, बाघमारा विधायक झुल्लू महतो और गढ़वा जिले के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत में अपनी बातें रखी। हम लोग जानने की कोशिश किए कि बजट में आपका विजन क्या है, झारखंड को आपने क्या दिया, यहाँ के लोगों के लिए क्या आपके पास योजनाएं हैं। क्या जवाब? लेकिन ये जवाब देने से बचते रहे और सीधे ये केंद्र पे चले जाते हैं। इनका कोई भी जवाब नहीं आता है, केवल केंद्र की शिकायत करते रहते हैं कि केंद्र ने हमारे साथ ये किया, वो किया, सौतेला व्यवहार किया। अरे आप झारखंड को क्या देने वाले ये तो बताइए, लेकिन ये बताने में सक्षम नहीं है, इसलिए हम लोगों ने वॉकआउट करके चल दिया। नहीं, आज तक मैं चर्चा में भाग नहीं लिया, लेकिन पिछले बजट को अगर आप देखेंगे, पिछले बजट का जो हफ्स हुआ वही इस बजट का भी वही हाल है। कहीं कोई ग्राम गांव बेरोजगारी, इस पर कोई चर्चा नहीं। सबसे बड़ा इसमें देखिए, आप देखिए मैया सम्मान योजना पर सरकार काफी फोकस करती है। मैया सम्मान का पोर्टल आज बंद है। जिन महिलाओं का, जिन बच्चियों का उम्र 18 साल हो गया,
जो पात्र हैं उस मैया सम्मान योजना का लाभ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही पर रोक लगाने के फैसले से राज्य की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में खुशी का माहौल है। इस क्रम में पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने मीडिया से बातचीत में प्रतिक्रिया व्यक्त कर अदालत के फैसले का स्वागत किया। तो वहीं उन्होंने अप्रैल माह से झारखंड में लागू होने जा रहे SIR और निकाय चुनाव में गड़बड़ी के मुद्दे पर भी खुलकर अपना जवाब दिया। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 6B स्थित क्वार्टर नंबर 4075 में एक 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर मौत का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान गौतम कुमार के रूप में हुई है, जो कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़ा हुआ था। प्राप्त जानकारी के अनुसार गौतम कुमार का शव घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। हालांकि मृतक के ससुर दीपक प्रजापति ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मृतक के माता-पिता द्वारा ही गौतम की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया गया है। मामला सेक्टर 6 थाने में आया है, जहां मृतक के ससुराल पक्ष के द्वारा मृतक के माता-पिता के ऊपर आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दी गई, जिसमें मृतक के माता-पिता के ऊपर द्वारा मृतक की ओर उनकी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। बेरमो में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से CISF के 34 वर्षीय जवान सुनील कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा गांधीनगर थाना क्षेत्र में CISF कॉलोनी के पास दुर्गा मंदिर के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि सुनील कुमार बाजार जा रहे थे, तभी पीछे से आ रही बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। हालत गंभीर में उन्हें केंद्रीय अस्पताल ढोरी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में बाइक सवार 2 युवक भी घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस की निगरानी में इलाज शुरू कराया गया है। सुनील कुमार मूल रूप से औरंगाबाद, बिहार के रहने वाले थे और हाल ही में बेरमो के CCL B&K के क्षेत्र में तैनात थे। घटना के बाद जवानों में आक्रोश है और कॉलोनी क्षेत्र में तेज रफ्तार पर रोक लगाने की मांग उठ रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में विधायक अजय चंद्राकर ने प्रदेश में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री किए जाने को लेकर ध्यानाकर्षण लाया, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में लगातार कार्रवाई हो रही है। विजय शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार में नशीले पदार्थों की खरीदी और बिक्री करने वालों को जेल भेजने के साथ उनके संपत्तियों को जब्त करने के साथ नशीले पदार्थों के नष्टीकरण भी कार्रवाई की जा रही है। विजय शर्मा ने आंकड़ेवार जानकारी देते हुए कि कांग्रेस और उनकी सरकार में कार्रवाई कितना फर्क है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा के देवेंद्र नगर स्थित चौराहे पर चाय की चुस्की लेने पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत एवं उमेश पटेल मौजूद रहे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने चौक पर सिख समाज द्वारा संचालित दवाई की लंगर देख जुनेजा का एवं पूरे सुख समाज की प्रशंसा किया। दिग्विजय सिंह ने पुराने समर्थकों से मुलाकात भी की और पुराने दिनों की याद की। सूरजपुर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम तिलसिम्बा में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य अतिथि सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने जल संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताया। कार्यशाला में केंद्रीय भूजल बोर्ड रायपुर से पहुंचे भूगर्भ वैज्ञानिकों ने जिले के सरपंच, उप सरपंच और जनप्रतिनिधियों को जल संचय और प्रबंधन की विस्तृत जानकारी दी। सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों के सूखने से भूजल पर निर्भरता बढ़ी है और अत्यधिक दोहन से जल स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक खेती और जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। का कैटेगरी 3 में हम लोग का जो काम हुआ है उसमें 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस साल हम लोग जब काम शुरू किए हैं, अभी टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स पहले 5 जिले में सूरजपुर भी अच्छा इस साल काम कर रही है। लगभग 8,571 हमारे
वाटर बॉडी से जल संरचनाएं हैं उसका हमने ऑलरेडी जियो टैगिंग किया है और आगे काम करना है। रायपुर शहर के समस्त तालाबों की सफाई, सुरक्षा, गहरीकरण एवं संरक्षण के लिए नगर निगम को ग्रीन आर्मी ने अमिताभ दुबे के नेतृत्व ज्ञापन दिया और कहा कि अगर नियम हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस तरह उन्हें ज्ञापन देंगे। हमारी संस्था ग्रीन आर्मी छत्तीसगढ़ विगत 9 वर्षों से रायपुर के जल स्रोतों के संरक्षण हेतु कार्यरत है। वर्तमान में शहर के प्रमुख तालाबों एवं नदी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिस पर तत्काल कार्यवाही अपेक्षित है। महाराजबंद तालाब में अतिक्रमण एवं मलबा डालकर पाटने की घटना गंभीर है। पुनः सीमांकन पर मलबा एवं अवैध निर्माण तत्काल हटाए जाएं तथा फेसिंग की जाए। गजराज बांध क्षेत्र की सफाई एवं संरक्षण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। सर्वोदय तालाब के आरक्षित क्षेत्र से अवैध निर्माण हटाया जाए। खारूद नदी में प्रदूषण, गंदगी एवं अतिक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण कर नियमित सफाई अभियान संचालित किया जाए। बावाकुटी तालाब रायपुरा की नियमित सफाई एवं संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पहलतवा तालाब गोपियापारा की सफाई, सीमांकन एवं संरक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। स्वामी विवेकानंद तालाब समता कॉलोनी में नियमित सफाई एवं संरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गदही तालाब रायपुरा में सफाई कार्य लंबित है। गार्डन की लाइटें बंद हैं एवं कचरे का ढेरा लगा है, इसे तत्काल सुधारा जाए। उस तालाबों की गहरीकरण के लिए और साफ सफाई के लिए लगातार हम यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं और आज हमारे ज्ञापन का 9वां डे है, 9वां दिन है और लगातार जब तक इन तालाबों की स्थिति ठीक नहीं होगी ग्रीन आर्मी नियमित रूप से रोज दोपहर के 4 बजे से 5 बजे के बीच में रोज हम यहाँ ज्ञापन देंगे। हमारी यही मांग है कि जल ही जीवन है। रायपुर के जितने तालाब हैं उन तालाबों को सही रूप से संरक्षित किया जाए। 230 एकड़ का गजराज बांध तालाब आज भी उपेक्षित है, सेंध लेक के बराबर। महाराजा बंद तालाब जिसमें पूरे नालियों का कचरा लगातार जा रहा है, 100 से 200 ट्रक कचरा वहां मौजूद है। अब रुक करेंगे महाराष्ट्र की खबरों की, जहां महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी में प्रमुख जिम्मेदारी सौंपे जाने की तैयारियां हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक संगठन की कमान सुनेत्रा पवार को देने पर सहमति बन गई है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर मंथन जारी था। वरिष्ठ नेताओं की बैठक में संगठन को मजबूत और एकजुट बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। माना जा रहा है कि सुनेत्रा पवार को पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का पद दिया जा सकता है, जिससे कार्यकर्ताओं में नया संदेश जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम एनसीपी के लिए सहानुभूति लहर के साथ साथ संगठनात्मक स्थिरता भी ला सकता है। आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति और राजनीतिक दिशा को लेकर और तस्वीर साफ होगी। पनवेल से करजत के बीच बन रहा 29.6 किलोमीटर लंबा रेल कॉरिडोर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का करीब 80% काम पूरा हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों में पूरी लाइन तैयार होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कॉरिडोर क्षेत्र की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद सीआरएस की आवश्यकता जांच और ट्रायल रन किए जाएंगे। इसके पश्चात मध्य रेलवे नया टाइम टेबल जारी कर इस मार्ग को यात्रियों के लिए खोल देगा। अगले साल से पनवेल से करजत के बीच यात्रा पहले की तुलना में अधिक तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। करीब 2782 करोड़ रुपए की लागत से बन रही इस चौथी रेल लाइन के शुरू होने के बाद पनवेल से करजत तक का सफर मात्र 30 मिनट में पूरा किया जाएगा। इस कॉरिडोर के तहत पनवेल, मोहेपे, चिखले चौक और करजत सहित कुल 5 स्टेशन पर सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। मार्च 2026 तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद है, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर महिला डब्बे में सफर कर रही एक युवती के साथ मारपीट की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह घटना कल्याण से बदलापुर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन में हुई। जब ट्रेन स्टेशन से रवाना हो रही थी तो उसी दौरान युवती के चढ़ने को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि डिब्बे में मौजूद 3 से 4 महिला यात्रियों ने युवती पर हमला कर दिया। उसके बाल खींचे, लात घूंसों से मारपीट की गई और जबरन उसे डिब्बे से नीचे उतार दिया गया। इस पूरी घटना का
वीडियो कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उसमें महिलाओं की दबंगई साफ नजर आ रही है। घटना के बाद भारतीय रेलवे प्रशासन और पुलिस ने मौके की जांच शुरू कर दी और वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। यात्रियों में इस घटना को लेकर रोष है और दोषी महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर से खबर सामने आ रही है, जहां शिंदे गुट के एक पूर्व नगर सेवक के बेटे पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह घटना कैंप क्रमांक 3 स्थित शांति नगर इलाके की है। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक युवक को सड़क किनारे बेल्ट से मारा जा रहा है। आरोप है कि मारपीट करने वाला युवक पूर्व नगर सेवक का बेटा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या रसूखदार परिवारों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई होगी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि यही कृत्य कोई आम व्यक्ति करता तो अब तक पुलिस सख्त कदम उठा चुकी होती। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि वायरल वीडियो के आधार पर आगे कार्रवाई क्या होती है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।